हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर एक नया टॉपिक से स्टार्ट होता है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आज रहने वाला है क्लास 10 को लेकर, जिसका नाम है आप लोगों का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप यहाँ पे स्कूल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो काफी ज्यादा आज का वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है इंपॉर्टेंट। आज आप लोगों को सिंपल सा क्या करना है, आप किसी भी चीज में इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, टोटल इसका नोट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो इजीली। आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। बस आपको क्या करना है, सिंपल सा इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखना है। बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, नोटबुक पे नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा जो टॉपिक निकल के आता है ये रिसोर्सेस आता है। रिसोर्सेस यानी क्या होता है? सबसे पहला रिसोर्सेस यानी यह होता है कि जो भी हमारे नेचर में या फिर इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में अवेलेबल है और ये हम लोगों को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि प्रोवाइड करता है, जो कि टेक्निकली एसेसिबल होता है, इकोनॉमिकली फिजिबल होता है, कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है, इसी को हम रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, हमारे नेचर में, हमारे पर्यावरण में या फिर हमारे यहाँ पे प्राकृतिक में हमको फॉरेस्ट देखने को मिलता है, सॉइल देखने को मिलता है, विंड देखने को मिलता है, एनिमल देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? ये सब टेक्निकली एसेबल है, यानी कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। ये आप लोगों का संस्कृत रूप से जुड़ा हुआ है, बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए यहाँ तक अच्छे तरीके से सबका सहमति होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों क्राइटेरिया जब फुलफिल किया जाता है तो रिसोर्सेज अच्छे तरीके से उसको हम कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड, इट इज टेक्निकली एसेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाए तो इस प्रकार से रिसोर्सेज यानी आप लोगों का पूरा संसाधन का तौर तरीका होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमको देखने को मिलता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसको जो है ना, ये आप लोगों का 4 प्रकार से बांटा गया है। 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक रिसोर्सेज होता है, एबायोटिक रिसोर्सेज होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हम इंडिविजुअल देखते हैं, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज देखते हैं, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फिर अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेबिलिटी देखें तो इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आता है। फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे कि पोटेंशियल डेवलपमेंट या स्टॉक या रिजर्व। तो इस प्रकार से कुछ आप लोगों का क्राइटेरिया आता है, कुछ टाइप आता है, जिसको हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। और आपको सब का सब पढ़ना होता है, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हर एक चीज को अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन देखेंगे बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज जैसे ही आए, आप समझ लीजिए कि जिसमें आप लोगों का लिविंग एक्टिविटी हो, जिसमें आप लोगों का लिविंग एक्टिविटी हो, वो आप लोगों का बायोटिक रिसोर्सेज होता है। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स रहेंगे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, ट्री हो गया, प्लांट हो गया, आप लोगों का फिश हो गया, टाइगर हो गया, जिराफ हो गया, एनिमल हो गया, कुछ भी जो आप लोगों का इंसेक्ट्स हो गया, यानी जिसमें लिविंग थिंग्स है, जिसमें जो लिविंग एक्टिविटी करता है, वो आप लोगों का बायोटिक रिसोर्सेज होगा। और इसका अपोजिट कौन होगा? एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में समझ गए हो, बायोटिक फैक्टर दैट आर लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम एंड देयर एक्टिविटी, यानी कि जिसमें भी लिविंग कंडीशन फुलफिल जो करेगा वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएगा। हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम यहाँ पे बायोटिक हैं, एनिमल है तो एनिमल बायोटिक है, प्लांट है तो प्लांट बायोटिक है, ट्री है तो ट्री बायोटिक है, सारा चीज। उसी प्रकार से हम एबायोटिक रिसोर्सेज में देखते हैं, इसमें आप लोगों का रॉक्स आ जाता है, मेटल आ जाता है, वाटर आ जाता है, सॉइल आ जाता है, मिनरल आ जाता है। एबायोटिक रिसोर्सेज ये होता है जो कि आप लोगों का नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो कि नॉन लिविंग एक्टिविटी करते हैं। आई बात समझ में? इसको आप लिख सकते हो कि ये आप लोगों का नॉन लिविंग एक्टिविटी करते हैं, उसको हम यहाँ पे एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों का कुछ एग्जांपल है। अगर इसका डेफिनेशन की बात की जाए तो आप लिख सकते हैं कि दी रिसोर्सेज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट कंटेन लाइफ आर कॉल्ड एबायोटिक। यानी कि इस प्रकार के जो रिसोर्सेज होते हैं, ये लिविंग थिंग्स इसमें नहीं होते हैं और ये कंटेन नहीं करते हैं लाइफ को, इसको हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में इसका उल्टा होता है, एबायोटिक में इसका उल्टा होता है। बात समझ में? ये लिविंग थिंग्स वाला होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स वाला होता है।
ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अब यहाँ पे जो आप लोगों का दूसरा है ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी है। ये क्या है, इसमें आप लोगों का रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखने को मिलता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखने को मिलता है। अब सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जो कि आसानी तरीके से हमको देखने को मिल जाता है, जो आसानी तरीके से रिप्रोड्यूस हो जाता है या आसानी तरीके से यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये रिप्रोड्यूस हो जाता है फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल इजिली, इसी को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें आप सोलर एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, थर्मल ले सकते हैं, हाइड्रो ले सकते हैं, विंड ले सकते हैं, बायोमास ले सकते हैं। तो ये आप लोगों का रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है जो कि आसानी तरीके से रिन्यूड हो जाए, रिप्रोड्यूस हो जाए, जो कि केमिकल हो जाए, मैकेनिकल हो जाए, फिजिकल हो जाए, इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, ये एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जो कि आसानी तरीके से रिन्यू नहीं होता है, लेकिन होता भी है तो काफी ज्यादा मिलियन ईयर लग जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऐसा रिसोर्सेस है जो कि आप लोगों का यहाँ पे आसानी तरीके से रिन्यू नहीं हो पाता है, रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता है, होता भी है तो सो मैनी मिलियन ईयर इसमें हमको लग जाते हैं। इसी का डिफिनेशन आप लिख सकते हो कि द रिसोर्सेस दैट कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस इमीडिएटली वंस दे आर एक्सट्रैक्टेड दैट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू रीजनरेट आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इसमें आप ऑयल देख सकते हो, कोयल देख सकते हो, उसके बाद फिर न्यूक्लियर आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाता है, उसके बाद फिर आप लोगों का प्रोपेन आ जाता है। तो इस प्रकार का कुछ एग्जांपल है जिसके तहत आप बता सकते हो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या आप लोगों का क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आगे हम पढ़ते हैं, इससे तो कुछ सवाल नहीं आने वाला है, इतना समझ लो। उसके बाद फिर आप लोगों का आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज होता है। सबसे पहले आप लोगों का पर्सनल रिसोर्सेज जिसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज कहते हैं, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब ये आप लोगों का क्या होता है सो समझिए। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। सबसे पहले पर्सनल रिसोर्सेज या इंडिविजुअल रिसोर्सेज उसे कहते हैं जो कि एक व्यक्ति के द्वारा ऑन किया जाता है। जैसे कि आपका कार हो गया या आपका लैंड हो गया, आपका होम हो गया, तो आपका वो खुद का है, आपका खुद का प्रॉपर्टी है, आपका खुद का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, आपका खुद का पर्सनल है। तो इस कारण से हम उसको कहेंगे कि वो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेस है, उस पे मेरा सिर्फ और सिर्फ अधिकार है। लेकिन जब हम यहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्सेस में चल जाते हैं तो उसमें सिर्फ मेरा अधिकार नहीं रहेगा, पूरा सोसाइटी का अधिकार रहेगा, पूरा सोसाइटी का। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि पब्लिक प्ले ग्राउंड हो गया या पार्क हो गया, तो ये सभी जो है ये सभी के लिए है, यानी पूरा सोसाइटी मेंबर के लिए है, पूरा सोशल मेंबर के लिए है, पूरा सोसाइटी मेंबर के लिए है, कम्युनिटी वाला मेंबर के लिए है। फिर नेशनल रिसोर्सेज देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरनेशनल में भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखो नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, इसको ऑन किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल लेवल पे किया जाता है। जैसे कि इसमें मिनरल हो जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है, वाइल्ड लाइफ आ जाता है, वाटर रिसोर्सेज आ जाता है, लैंड आ जाता है। तो यहाँ पे इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कंट्री का जो बॉर्डर होता है ओशियन वाला, जो कि आप लोगों का कोस्ट होता है 12 नॉटिकल माइल से, वहां तक नेशनल रिसोर्सेज का पार्ट होता है। जैसे कि इस प्रकार से हम लोगों का इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में इधर आप लोगों का अंडमान निकोबार आ जाता है। अब इधर का जो आप लोगों का नॉटिकल माइल्स आ जाता है 12 तक का, ये पूरा इंडिया का नेशनल आ जाता है, इंडिया के पार्ट में ये आता है, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा अंडमान निकोबार है ये भी इसी में आता है। और थोड़ा सा जो पोर्शन आता है ना, यानी 12 माइल्स नॉटिकल, ये हमारा इंडिया में आता है। बट इंटरनेशनली देखें तो 12 माइल के बाद जो भी बचता है ये इंटरनेशनल आ जाता है भाई। इंटरनेशनल में क्या आता है, जो कि इंटरनेशनल एजेंसीज को ऑन करते हैं। आई बात समझ में, इंटरनेशनल एजेंसीज को ऑन करते हैं, यानी कि कोई भी कंट्री को अगर ये 12 माइल के बाद में अगर इसका यूज करना है तो वो इंटरनेशनल एजेंसी से परमिशन पहले लेगा, उसका परमिशन रहेगा सभी देशों का, तभी उसका वो यूज कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा सबसे पहले पर्सनल रिसोर्सेज जिसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के कंडीशन में आप लोगों को समझना होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट के आधार पे आप समझते हैं। सबसे पहले देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज, सबसे पहला रिसोर्सेज आ जाता है। इसमें हम लोग एक कहानी के थ्रू समझते हैं या एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखिए
हमारा दो स्टेट है इंडिया का, सबसे पहले गुजरात है और राजस्थान है। गुजरात में आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा यहाँ पे धूप पड़ता है, लेकिन राजस्थान में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा हवा चलता है। तो इस कारण से हम यहाँ पे कोई सेटअप लगा सकते हैं थ्रू द पोटेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि हम विंड टर्बाइन लगा सकते हैं, उसके बाद फिर हम सोलर प्लेन लगा सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। बट हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसके कारण से हम इसका सेटअप नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से हम इसको कहते हैं कि द रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन अ रीजन एंड दे हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स but their utilization has not been extended because technology is expensive। यानी कि टेक्नोलॉजी का जो मोर इन्वेस्टमेंट लगता है, काफी ज्यादा पैसा इसमें लग जाता है, जिसके कारण से हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज में हमारे पास वो क्षमता है, हमारे पास वो क्षमता है जिसके तहत हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं गुजरात राजस्थान स्टेट में थ्रू द विंड या फिर सोलर प्लांट, लेकिन इसको हम नहीं लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज देखते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आप लोगों का कि जो रिसोर्सेज पहले से डेवलप्ड हो, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें सबसे पहले हम सर्वे करते हैं, फिर इसका क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तब निर्धारित करते हैं कि कोई चीज डेवलप्ड है या फिर नहीं। जैसे कि इसमें एग्जांपल के लिए आपका कोयल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, आयरन आ जाता है, रिवर आ जाता है। इसका डिफिनेशन सिंपल तौर पे आप लिख सकते हो कि द रिसोर्सेज which are survey and their quality and quantity has become determined for utilization and they are currently used by humans, such resources are called developed resources। यानी ये जो मैंने आप लोगों को भी बताया कोयल के बारे में, पेट्रोल के बारे में, आयरन के बारे में, रिवर के बारे में, तो आज के समय में सबसे पहले इसका सर्वे किया जाता है, क्वालिटी देखा जाता है, क्वांटिटी देखा जाता है। उसके बाद आज के समय में जो ह्यूमंस बीइंग है वो इसका यूज कर रहे हैं, हम लोग इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ना, जैसे कोयल का करते हैं, पेट्रोलियम का करते हैं, आयरन का करते हैं, रिवर का करते हैं दिनचर्या में। उसके बाद फिर हम लोग स्टॉक को देखते हैं। स्टॉक यानी क्या होता है, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझे तो एक हम लोगों का वाटर है H2O, इसमें हम लोगों का दो चीज होता है। पहले तो H2 होता है जो कि आप लोगों का होता है हाइड्रोजन, और दूसरा होता है O2 जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि दोनों को वाटर से अलग निकाल लें। अलग तो निकाला जा सकता है पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो उन रिसोर्सेज को हम स्टॉक कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकते हैं कि द रिसोर्सेज व्हिच हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड बट देयर इज नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस देम। यानी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो क्षमता नहीं है जिसके आधार पे हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं, हमको पता है कैसे निकाला जा सकता है, पर टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का रिजर्व आता है। रिजर्व यानी क्या होता है, पहले आप लोगों का इसमें हम टेक्नोलॉजी देखते हैं, फिर रिजर्व किया जाता है फ्यूचर नीड्स के लिए। मान लीजिए आज के जमाने में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अब यहाँ पे कई सारा ऐसा चीज है जो कि जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था तो उस समय इंडिया को सोने का चिड़िया कहा जाता था। तो मोर देन ब्रिटिश वाले जो लोग थे उन्होंने इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन किया, काफी हद तक किया, इसलिए काफी ज्यादा आप लोगों का रिसोर्सेज कम मात्रा में चला गया। लेकिन आज के दौर में भी देख रहे हैं काफी सारे ऐसे लालची लोग हैं जो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जिसके कारण से रिसोर्सेज कम मात्रा में बच रही है। इसी कारण से आप लोगों का रिजर्व होना जरूरी होता है। जैसे कि हम डैम को, वाटर को डैम में रिजर्व करके रखते हैं ताकि कहीं पे सूखापन हो जाए फ्यूचर में, तो फ्यूचर के लिए हम उसको यूज कर सकें, इसीलिए उसको रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि आप लोगों का फॉरेस्ट आ जाता है, इस टाइप के रिसोर्सेज को रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता सकते हैं, मतलब डिफिनेशन के लिए बता सकते हैं कि द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट वी डू नॉट यूज देम बिकॉज वी केप्ट देम फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। यानी कि ऐसा रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको निकाला जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है, बट यहाँ पे उसको हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए क्या किए हुए हैं, रिजर्व करके रखे हुए हैं। अब यहीं पे आप लोगों को पता होगा अलग अलग यहाँ पे कुछ लालची लोग होते हैं जो कि बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन कई सारे सरकार जो हैं, पहले कोई और सरकार में है, फिर वो सरकार से निकल करके दूसरा सरकार में चला जाता है और उसके बाद वहां पे उसको क्या बना दिया जाता है, फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया जाता है। पहले उस पे केसेस लगा होता है कि वो क्रिमिनल है क्योंकि कई तरीके से उसने एक्सप्लॉइटेशन किया है।
जैसे कि कर्नाटका वाले केस में आप देखते हो। लेकिन एक यहाँ पे आप लोगों का अगर एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी को छोड़ करके वाई पार्टी में चला गया जो कि रूलिंग पार्टी है, तो उस जगह पे वो अपना मनमानी करेगा और उसको फॉरेस्ट यहाँ पे मिनिस्टर बना दिया जाता है। सोच सकते हैं कि इस प्रकार से जब यहाँ पे सरकार ही बैठ करके एक्सप्लॉयटेशन करेगी अगर फॉरेस्ट की, और क्रिमिनल को अगर फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया जाएगा, तो आप साधारण व्यक्ति से क्या आशा लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे चल के रिजर्व में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अलग अलग कारणों की वजह से कि 1975 में या फिर 1992 में, 1993 में कई सारे गवर्नमेंट के द्वारा बदलाव किया गया, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने को पढ़ते हैं। हम लोग उसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको देखने को मिलता है प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंटीग्रेशन यूज ऑफ रिसोर्सेस। आज के दौर में अंधाधुंध तरीके से रिसोर्सेस का, संसाधन का एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, काफी ज्यादा किया गया है। अब इससे निकलने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले सोच समझिए, डिप्लेशन किया जाता है रिसोर्सेस का। कुछ लालची लोग हैं जो कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने ग्रीड के लिए वो इस तरीके से रिसोर्सेस को, इंडिविजुअल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, बस अपना कैरियर चाहते हैं, अपना बनना चाहते हैं। काफी ज्यादा लालची होते हैं वो लोग, और काफी ज्यादा गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर बन के बैठे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया, वो लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले अपना यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से मिनरल का यूज करेंगे या फिर कॉइल का यूज करेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों का कोई भी हो जाए, जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज को यहाँ पे हमको धक्का देखने को मिल रहा है। उसी के कारण से सोसाइटी जो है ना, दो हिस्सों में बट गई है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। सरकार में बैठे वाले जो लोग हैं, वही लोग इस प्रकार से अंधाधुंध तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करवा रहे हैं रिसोर्सेज को, जिसके कारण से आज के जीवन काल में हमको देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है रिसोर्सेज को। और ये हम लोगों को ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके सामने खुद है, जैसे कि आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन देखने को मिलता है, उसके बाद पॉल्यूशन देखने को मिलता है, लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, यानी जमीन का खराबापन। तो इस प्रकार का ये भी जो भी समस्या हमको आज के दौर में देखने को मिल रहा है, ये कैसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन आज के दौर में किया जा रहा है। पहले ही भाई एग्जांपल दे करके बता दिया गया कि जब यहाँ पे 200 साल तक ब्रिटिश वाले लोग यहाँ पे राज किए थे, तो उस समय इंडिया का काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। लेकिन जब यहाँ से ये लोग आजाद होके चले गए, उसके बाद फिर जो आज के दौर में मॉडर्न इंडिया में, स्पेशली इंडिया में बात करें हम लोग, तो मॉडर्न इंडिया में जो यहाँ पे मेंबर बन के बैठे हुए सरकार के अंतर्गत, वो लोग इस प्रकार का काम करवाते हैं, जिसके कारण से काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमको देखने को मिल रहा है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, कोई भी देखने वाला, सुनने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और एक दिन नेचर जो है वो सबको बर्बाद कर देगी। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। यही सब सिचुएशन बिगड़ता रहता है काफी वक्त तक। तो यहाँ पे एक एजेंडा लाया जाता है, एक यहाँ पे आप लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाया जाता है। इसके थ्रू बोला जाता है कि भाई आप लोग रिसोर्सेज को जो है ना अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। आप लोग करो, ये नहीं कहते, मना नहीं कर रहे, करो, लेकिन ऐसा मत करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा ना करो, अंधाधुंध तरीके से ना करो, जिसके कारण से हमको डिग्रेडेशन देखने को मिले, जिसके कारण से फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ बचे ही नहीं उसको यूटिलाइज करने के लिए। यही सब आप लोगों का मामला चलता रहता है। उसके बाद फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कई बार एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे ये बात आ गई वर्ल्ड लेवल पे, बोला गया कि भाई काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से जो रिसोर्सेस है उसका अंधाधुंध तरीके से लोगों के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन उसका करा जा रहा है। इसलिए ब्राजील में आप लोगों का समिट किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। अब यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है, 1992 में ब्राजील में समिट किया जाता है अर्थ समिट, जिसका नाम है राव डी जेनेरो अर्थ समिट। अब इसमें आप लोगों का वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट होता है। ये आप लोगों का होल्ड जो करता है ये रायो डी जेनेरो करता है, ब्राजील का एक छोटा सा स्टेट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें कम से कम मोर देन 100 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं समिट में। और इसका रीजन क्या होता है, ये एड्रेसिंग करना कि किस प्रकार से हमको अर्जेंट प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट को हम किस प्रकार से प्रोटेक्शन कर सकते हैं एज अ ग्लोबल लेवल के रूप में। उसके बाद फिर हमको रिजल्ट देखने को मिलता है कि इस समिट के थ्रू 2 एजेंडा अपनाया जाता है। पहला ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, यानी कि
अलग अलग देश वाइज यहाँ पे अलग अलग फॉरेस्ट का नियम लाया जाता है और आप लोगों का एजेंडा 21 को अपनाया जाता है। अब एजेंडा 21 से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको याद रखना। देखिए एजेंडा 21 के बारे में अगर पूछा जाएगा तो सिंपल सा बताओगे, ब्राजील वाला जो समिट हुआ है उसके बारे में, और ये एक ब्लू प्रिंट था जिसके अंतर्गत ये आप लोगों का इंश्योर करा गया मोर देन 100 कंट्री को कि आप अपने कंट्री में अच्छे तरीके से फॉरेस्ट का अच्छे तरीके से कुछ रूल बनाइए ताकि उसका अंधाधुंध तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। रिजर्व रखिए, कई सारा जो लोग होते हैं लाइववुड के लिए वहां पे रहते हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे लॉ बनाइए अलग अलग तरीके से, और सभी लोगों ने इस पे सहमति अपनाई और इसको अपनाया। इसी को एजेंडा 21 कहते हैं जो कि ब्लू प्रिंट आप लोगों का है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है कि अर्थ समिट क्या है जो 1992 का हुआ है, इतना आप लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ रिसोर्सेस प्लानिंग। अब हमें यहाँ पे जरूरत क्यों है रिसोर्सेस प्लानिंग का। अब सबसे पहले इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें सबसे पहले हम अगर राजस्थान साइड देखें तो राजस्थान में देखते हैं कि इसके पास सोलर और विंड एनर्जी है पर वाटर नहीं है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं कि इसके पास वाटर तो है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसी प्रकार से झारखंड छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि इसके पास मिनरल है, ऑयल है। तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों करना चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग इसलिए करना चाहिए ताकि इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करें अलग अलग कंट्री वाइज, मतलब सॉरी अलग अलग यहाँ पे स्टेट वाइज। जैसे कि राजस्थान में पानी की समस्या है, सोलर एंड विंड एनर्जी है। उसके बाद फिर यहाँ पे वाटर तो है अरुणाचल प्रदेश में लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कमी है। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ झारखंड में ये दोनों प्रॉपर है। तो अलग अलग स्टेट को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, सबको यहाँ पे अच्छे तरीके से प्लानिंग करके सब तक रिसोर्सेज को फैलाया जाता है, पहुंचाया जाता है। तब ना ओवरऑल इकोनॉमिक बेस पे पूरा कंट्री का डेवलप होगा कि एक ही कंट्री एक ही स्टेट में सब चीज रहेगा तो होगा नहीं ना। पूरा स्टेट जब डेवलप करेगा तब इकोनॉमिक बेस पे पूरा कंट्री डेवलप करेगा। इसी के बीच में हम लोग यहाँ पे दिया जाता है कि ड्यू टू इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इट बिकम नेसेसरी टू डू बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि जब तक हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक पूरा कंट्री का ओवरऑल डेवलप नहीं होगा इकोनॉमिक बेस पे। ठीक है, कि रिसोर्स प्लानिंग स्पेशली इंडिया में कैसे करा जाता है। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में करा जाता है 3 स्टेप में। सबसे पहले क्या करा जाता है, आइडेंटिफिकेशन करा जाता है रिसोर्सेस का, जैसे कि पहले सर्वे करा जाता है, फिर मैपिंग करा जाता है, फिर चेकिंग करा जाता है, मेजरमेंट करा जाता है। स्टेप 2 क्या होता है, इसका प्लान स्ट्रक्चर इसमें तैयार किया जाता है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को सेटअप करेंगे, किस प्रकार का स्किल ग्रुप को हायर करेंगे, किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन बैठाएंगे। स्टेप 3 क्या होता है, मैच किया जाता है रिसोर्सेस को जो कि आप लोगों का प्लान होता है ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। तो इस प्रकार का कुछ आप लोगों का 3 स्टेप होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में पूछा गया, इसको आप लोग याद रखना। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किस प्रकार से हम इंडिया लेवल पे जो है अच्छे तरीके से रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजी के लिए। अगर कोई भी कंट्री है अगर वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट चाहता है तो उसको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। इसी कारण से देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे इंडिया जब ब्रिटिश रूल के था, यानी इंडिया पर जो ब्रिटिश रूल था बिफोर द 1947, तो उसमें हम लोग देखते थे कि बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया जो है काफी ज्यादा लॉट ऑफ रिसोर्सेज था, इसीलिए उस समय इंडिया को सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिश का रूल हुआ था तो उस समय ब्रिटिश वाले जो लोग थे वो अंधाधुंध तरीके से काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेड किए थे इंडिया रिसोर्सेज को, और उसके बाद फिर ओवरऑल काफी ज्यादा लेक हो गया रिसोर्सेज का। आज के दौर में हमको टुडे टाइम पे इंडिया में काफी ज्यादा लेक मिलता है, रिसोर्सेज का काफी कमी हो गया है। ये लोग यहाँ से काफी सारा सामान लूट के गए थे, करीब यहाँ पे $54 ट्रिलियन का इकोनॉमी बेस लेके गए थे रिसोर्सेज को लूट करके अलग अलग भागों से, क्योंकि उस समय इंडिया को सोने का चिड़िया कहा जाता था। उसके बाद फिर देखते हैं कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस में हमको नेसेसरी देखने को मिलता है कंजर्व द रिसोर्सेज। अब कंजर्व करना है रिसोर्सेज को, इसी कारण से महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि हमारे पर्यावरण में हर किसी के जरूरत के लिए संसाधन पर्याप्त है लेकिन किसी के लालच के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है। देयर इज नो इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड बट नॉट फॉर एनीवन ग्रीड, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। अगर एमसीक्यू बेस में पूछा जाए तो याद रखना। तो इस प्रकार से आप लोगों का कुछ कहानी आता है भाई कि रिसोर्सेज को क्यों प्लानिंग करना चाहिए, पहले 1947 से जब ब्रिटिश रूल था तब क्या हुआ था, आज के दौर में क्या हो रहा है। उसके बाद फिर हम लैंड रिसोर्सेज देखते हैं।
अब यहाँ पे हम लैंड रिसोर्सेज देखते हैं। लैंड रिसोर्सेज क्या होता है? लैंड जो होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है एग्रीकल्चर के लिए, होम के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए और फॉरेस्ट के लिए। अब जैसे कि एग्रीकल्चर है, हमको खेती करना है तो किस पे करेंगे भाई? लैंड पे करेंगे। होम मेरा है, घर है, किस पे बनाएंगे? एग्रीकल्चर पे नहीं ना, ये हम लैंड पे बनाएंगे। उसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब कहाँ रहते हैं? इसी पे रहते हैं। उसके बाद फिर काफी ज्यादा हमको डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है लैंड मास पे। जैसे कि इंडिया का यहाँ पे 43% प्लेन एरिया आता है। पूरा इंडिया जो हमारा है इसमें से करीब आप लोगों का 43% प्लेन एरिया है, 30% आप लोगों का माउंटेन एरिया है और 27 प्लेट्यू है। अब इसी में हम लोग देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की लैंड यूटिलाइजेशन इंडिया लेवल पे कैसा है। सबसे पहले हम फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें फॉरेस्ट में अलग अलग प्रकार से फल फूल लगा रहता है और इसमें अलग अलग प्रजाति के एनिमल रहते हैं। उसके बाद फिर हम लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन देखते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे जो फसल है उसको उगाया नहीं जा सकता है। जैसे कि हम बैरन एंड वेस्ट लैंड में देखते हैं, जो बंजर जमीनें होती है उस पे हम क्रॉप को नहीं उगा सकते हैं, यानी कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से कोई ऐसा लैंड है जिसपे एग्रीकल्चर हम नहीं कर सकते हैं, यानी क्रॉप को नहीं उगा सकते हैं। जैसे कि कहीं पे बिल्डिंग बना हुआ है तो उसको नहीं उगा सकते हैं, कहीं पे रोड बना हुआ है नहीं उगा सकते हैं, कहीं पे आप लोगों का रिवर है नहीं उगा सकते हैं, या टेक्नोलॉजी सेटअप है नहीं उगा सकते हैं। उसी प्रकार से हम अदर अनकल्टिवेशन की बात करें, जैसे कि ग्रेजिंग लैंड है, तो ग्रेजिंग लैंड में गाय भैंस बकरियां चरनी आती है तो वहां पे फसल को उगाएंगे नहीं ना। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, यानी कि ऐसा कोई बंजर जमीन जो 5 साल तक यहाँ पे कोई भी फसल नहीं उगाया गया हो, तो क्या उस पे कोई फसल हम उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते हैं। एक बार उस पे फसल उगाया गया, फिर 5 साल उस पे फसल नहीं उगाया गया, तो 5 साल के बाद उगा सकते हैं क्या? नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि तब तक तो वो बंजर जमीन हो जाएगा ना। तो इस प्रकार का आप लोगों का अनकल्टिवेशन क्रॉप आता है जिसपे हम लोग फसल को नहीं उगा सकते हैं। साल में एक बार, कम से कम एक बार इसमें फसल उगाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब लैंड को किस प्रकार से यूज किया जाता है इंडिया लेवल पे, सबसे पहले देखिए। सबसे पहले हम टोटल ज्योग्राफी का देखें इंडिया का, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। 93% एरिया डेटा हमारे पास अवेलेबल है और 7% एरिया नो प्रॉपर डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं, यानी विवादित कह सकते हैं। यानी 7% ऐसा एरिया इंडिया का है जो कि विवादित है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये हमारा पूरा इंडिया है। इंडिया में यहाँ तक जो आप लोगों को टोटल ऑरेंज कलर का जो कलर से आपको दिख रहा है टोटल, ये आप लोगों का 33% एरिया है, जो कि इसका प्रॉपर डाटा हमारे पास अवेलेबल है। बट यहाँ पे इधर आप लोगों का ये वाला जो पोर्शन है जम्मू कश्मीर का, इधर साइड आप लोगों का पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके रखा है, और इधर आप लोगों का इधर जम्मू कश्मीर में ही चाइना ऑक्यूपाई करके रखा है, जिसको ये अक्साई चाइन कहता है और पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। 7% एरिया जो है, और इधर वाला एरिया पूरा अरुणाचल प्रदेश भी चाइना ऑक्यूपाई करके रखा है। तो 7% एरिया जो है ना, इसका हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है। आई बात समझ में? ये है तो 7% हमारा ही, लेकिन हमारे पास इसका प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा ये विवादित जमीन है और इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं रही है इस पे। हो सकता है भविष्य में कुछ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखो, अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आपके एग्जामिनेशन, आपके स्पेशली बुक में यही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम लोग देखते हैं नेट जोन एरिया में। अब देखिए, सबसे पहले पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा में नेट जोन एरिया मोर देन 80% है। 80% इस पे क्रॉप उगाया जाता है नेट जोन एरिया के हिसाब से। लेकिन वहीं पे अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम की बात करें, अंडमान निकोबार और मणिपुर की बात करें, तो नेट जोन एरिया इस पे 10% है, यानी 10% आप लोगों का कल्टीवेशन इस पे किया जाता है क्रॉप का। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न है, ये नेटसून एरिया है, वेरियस आप लोगों का फॉर्म में है, और अदर स्टेट एंड अदर स्टेट में आप लोगों का लाइक करता है ग्रेटली। उसके बाद फिर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया देखें तो सबसे पहले फॉरेस्ट एरिया आप लोगों का आता है। 1960 से 61 तक 18.11% आप लोगों का फॉरेस्ट एरिया था। 2014 से 15 तक 23.3% था। फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंक्रीज किया गया है ओवर टाइम में। नेशनल पॉलिसी के तहत ये इंश्योर किया गया है कि कोई भी कंट्री के पास 33% कम से कम फॉरेस्ट होना चाहिए, तब वो कंट्री ओवरऑल डेवलप्ड होगा फॉरेस्ट के मामले में, और उसका इकोसिस्टम, उसका इन्वायरमेंट, उसका एयर प्रॉपर रहेगा। लेकिन हमारे पास कितना है?
अगर हम देखें 2014-15 के अकॉर्डिंग तो 23.3%। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू 33% फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि ये एसेंशियल है भाई, ये एसेंशियल है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। अगर 33% का भी आपके पास फॉरेस्ट नहीं है तो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपके देश में काफी ज्यादा बीमारियां फैलेंगी, आपका जो यहाँ पे आप लोगों का लाइवहुड है, मिलियन ऑफ पीपल जो वहां पे रहते हैं, उसमें काफी ज्यादा फॉरेस्ट के आसपास जो मिलियन पीपल्स रहते हैं, जैसे कि ट्राइब लोग रहते हैं या फिर कई अलग अलग प्रजातियां रहते हैं, उनका लाइवहुड बिगड़ जाएगा। जैसे कि वो लकड़ी को चुनने जाते हैं, वहीं से फल फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, और आप अगर शहर में रहते हैं तो आपको पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि कम से कम एक कंट्री को इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए 33% फॉरेस्ट लगाना आवश्यक है। बस इंडिया लेवल पे क्या देख रहे हैं हम, ओनली 23% हमारे पास फॉरेस्ट है। इस प्रकार से आज के दौर में हम लोगों का जो बैलेंस है ये बिगड़ा हुआ है। इसी कारण से आपको दिल्ली में देखने को मिलता है AQI, बहुत जगह इस प्रकार से किया जा रहा है। मैं वही बात बोला, एक्स वाला जो पार्टी है वो पार्टी छोड़ करके जेड वाला पार्टी में चला गया, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी नहीं है। और उसके बाद फिर वो पहले क्रिमिनल है, किस मामले में, क्योंकि वो अंधाधुंध तरीके से कर्नाटका स्टेट में काफी ज्यादा यहाँ पे काटा है पेड़ पौधा को, और उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है जब उसमें गया है तो उसको फिर फॉरेस्ट मिनिस्टर वहां का बना दिया। अब सोचिए वो कितना क्राइम करेगा फॉरेस्ट के अंदर। इसी कारण से बिगड़ा हुआ है ना, 33% जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है इसी कारण से बिगड़ा हुआ है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। सोशली पॉलिटिकली वो लोग पावरफुल हो रहे हैं, वो अपना कैरियर बना रहे हैं इसी के अंदर बैठ करके। बट यहाँ पे परेशानी किसको होगी, आम जनता को, जो कि भारत सरकार को टैक्स देता है। और इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे ये कहा गया है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत कम से कम कोई एक देश में 33% फॉरेस्ट रहना चाहिए, तब उसका इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा कंट्री का, नहीं तो नहीं रहेगा। सिंपल। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन, इसमें हम जमीन का खराब होना देखते हैं। अब ये आप लोगों का डिक्लाइन करता है क्वालिटी में, जैसे कि डिक्लाइन हो जाता है क्वालिटी लैंड का, इसी को हम डिग्रेडेशन कहते हैं, यानी जमीन का खराब होना। अब इसमें केसेस क्या क्या है लैंड डिग्रेडेशन के, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, मोस्टली हमको इसमें देखने को मिलता है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कि काफी ज्यादा पेड़ पौधा को काटा जाता है। इस कारण से आप लोगों का डिग्रेडेशन हमको देखने को मिलता है लैंड का। अब यहाँ पे आप पेड़ को ही काट दोगे, पेड़ पे कुछ रहेगा नहीं, तो वो क्या होगा, जमीन खराब ही होगा ना, उसमें कीड़ा लगेगा। पेड़ जब तक था उसमें फल फूल रहा था। उसी प्रकार से हम ओवर ग्रेजिंग देखते हैं, जैसे कि कई सारा जो यहाँ पे एनिमल होता है, वो जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसमें एनिमल जाकर के काफी ज्यादा घास को खा लेते हैं जड़ से, तो वहां पे हमको ओवर ग्रेजिंग देखने को मिलता है। फिर हमको ओवर इरिगेशन देखने को मिलता है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में कहीं पे पानी नहीं है, जैसे कि राजस्थान में, लेकिन जहाँ पे काफी मात्रा में पानी है वहां पे काफी ज्यादा ओवर इरिगेशन कर करके जो जमीन है उसको खराब कर दिया जा रहा है फसल के तौर पे। उसके बाद फिर देखते हैं हम सीमेंट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इसमें आप लोगों का हग अमाउंट डस्ट फैलाया जाता है, जिसके कारण से जमीन और बर्बाद हो रही है। कहीं पे आपने सीमेंट का फैक्ट्री लगाया, ठीक है, मान लेते हैं आपने सीमेंट का फैक्ट्री लगाया, तो अच्छे तरीके से आपको उसका यूटिलाइज करना होगा ना। इसी कारण से जमीन खराब हो रहा है, क्योंकि उस पे काफी ज्यादा डस्ट मटेरियल फैलाया जा रहा है, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल होते हैं। उसी प्रकार से हम इंडस्ट्रियल वेस्ट देखते हैं, बड़े बड़े कंपनी सेटअप कर लिए हो, लेकिन जो जमीन है उस पे जाकर के क्या कर लेते हैं, फेंक देते हैं डस्ट, यानी कि फेंक देते हैं यहाँ पे कई सारा यहाँ पे पॉल्यूटेड वेस्ट, जिसके कारण से इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जिसके कारण से जमीन खराब हो रही है। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि भाई इसको कंजर्वेशन कैसे करें। तो कंजर्वेशन करने के लिए लैंड डिग्रेडेशन में कई सारा आप लोगों का क्राइटेरिया है, जैसे कि हम यहाँ पे एफोर्टेशन कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा को लगा सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इरिगेशन कर सकते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से देखेंगे, प्रॉपर उसका इरिगेशन करेंगे, तो तब लैंड खराब नहीं होगा ना। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि आप लोगों का इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये आप लोगों का डिस्चार्ज होना चाहिए।
उसके बाद फिर देखेंगे मैनेजमेंट जो होगा ग्रेजिंग लैंड का वो अच्छे तरीके से होगा, कंट्रोल होगा माइनिंग एक्टिविटी को, माइनिंग एक्टिविटी जैसे ही कंट्रोल होगा वैसे ही वेस्ट नहीं जाएगा, वैसे ही सीमेंट का इधर उधर पॉल्यूटेड वेस्ट नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ हम कंजर्वेशन कर सकते हैं लैंड इग्रेशन का। अगर नहीं करते हैं तो इस प्रकार का समस्या हमको झेलने को मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सॉइल से। अब सॉइल यानी क्या होता है, मिट्टी होता है। अब सॉइल के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सॉइल का पूरा लेयर क्या क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब आप 3 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, ये आप लोगों को ज्यादा देखना नहीं है। हम सॉइल एज अ रिसोर्सेज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले सॉइल यानी होता है मिट्टी। ये जो आप लोगों को टॉप लेयर दिख रहा है ना, ये टॉप मोस्ट लेयर होता है जो कि फर्टाइल होता है, इसी को हम कहते हैं सॉइल। सॉइल जो होता है ये आप लोगों का रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज होता है, और ये जो होता है ना ये आप लोगों का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। सॉइल जो होता है ये प्रोड्यूस करता है मीडियम प्लांट ग्रोथ को, और लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ऑन द सॉइल। जैसे कि डिपेंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो डिपेंड होता है इस सॉइल पे। और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इंडिया में पाया जाता है, जैसे कि एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटरलाइट सॉइल, एराइड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। सब सॉइल को हमको पढ़ना होगा, क्योंकि कोई भी सॉइल से 2-3 मार्क का सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान पूर्वक नोट करना जो बताऊंगा। आते हैं आगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एलुवियल सॉइल को। ये क्या होता है, ये आप लोगों का मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है। ये आप लोगों का 40% एरिया इंडिया में ये शेयर करता है। एलुवियल सॉइल की बात करें तो ये मोस्टली फाउंड होता है नॉर्दर्न प्लेन में, और कोस्टल प्लेन इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर ये आप लोगों का डिपोजिट होता है, जैसे कि आप लोगों का गंगा रिवर है या ब्रह्मपुत्र रिवर है, इंडस रिवर है, नॉर्दर्न प्लेन में डिपोजिट ये होता है। उसके बाद फिर आप लोगों का महानदी है या गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये कोस्टल एरिया में फिर आप लोगों का आता है जाता है, आता है जाता है। उसके बाद फिर ये 2 प्रकार का है एलुवियल सॉइल। पहला ओल्ड एलुवियल होता है जिसको भांगर कहते हैं, दूसरा न्यू एलुवियल है जिसको खादर कहते हैं। ये आप लोगों का प्रेजेंट होता है फाइन पार्टिकल्स में, जो कि सैंड होता है, फिर कैली होता है। फिर ये जो होता है आप लोगों का प्रॉपर आप लोगों का पोटास इसमें होता है, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे फास्फोरस एसिड हो गया, लीम हो गया, जो कि आप लोग केमिस्ट्री में लाइम स्टोन के नाम से पढ़ते हो, लीम स्टोन। उसके बाद फिर देखते हैं ये आप लोगों का ग्रोथ होता है, इसमें क्या क्या इस जो आप लोगों का सॉइल होता है इसमें क्या क्या ग्रोथ होता है, कौन कौन सा, जैसे कि वेट हो गया, पैडी हो गया, शुगर केन हो गया, एटसेट्रा। उसके बाद ब्लैक सॉइल के बारे में बात करते हैं। ब्लैक सॉइल क्या होता है, ब्लैक सॉइल जो आप लोगों का होता है ये आप लोगों का रेगुलर सॉइल इसको कहते हैं पहले। उसके बाद फिर ये जो होता है बेस्ट ग्रोइंग कॉटन होता है, ये बेस्ट होता है ग्रोइंग कॉटन के लिए, और ये आप लोगों का कॉटन सॉइल भी कहलाया जाता है इसको, ब्लैक सॉइल को। रेड एंड येलो सॉइल की बात कर लेते हैं भाई। रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये आप लोगों का रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। रेड इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें आयरन आप लोगों का डिफ्यूजन होता है, और येलो इसलिए दिखता है क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म इसमें होता है। जैसे कि इसमें आप लोगों को अलग अलग क्रिस्टलाइज देखने को मिलेगा, रॉक देखने को मिलेगा, उसके बाद लो रेनफॉल देखने को मिलेगा। ये आप लोगों का उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेटियो में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद लेटरलाइट सॉइल होता है, ये आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलता है, रेनफॉल तरीके से देखने को मिलता है हाई टेम्परेचर में। ये सॉइल जो है लेस फर्टिलाइज होता है और टॉप मोस्ट होता है लेयर ये, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं कि ये जो आप लोगों का काफी ज्यादा लेस होता है ह्यूमस कंटेंट के लिए प्रेजेंट होता है। ये फाउंड होता है आप लोगों का केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये आप लोगों का हैली रीजन में ज्यादा प्रेजेंट होता है एरिया में, और उड़ीसा और आसाम में भी ये प्रेजेंट होता है। कौन, लेटरलाइट सॉइल। 2 और आप लोगों का सॉइल आ जाता है जो कि फॉरेस्ट सॉइल होता है, जिसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। ये आप लोगों का फाउंड है हाईली माउंटेन एरिया में, और ये आप लोगों का रेनफॉल में अवेलेबल काफी ज्यादा होता है भाई। ये सॉइल जो होता है ये हिमालयन रीजन में और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट और आप लोगों का पेनिनसुला फाउंड होता है। मतलब देखिए सबसे पहले समझिए ये जो सॉइल है ये हिमालय रीजन में, वेस्टर्न, ईस्टर्न घाट और पेनिनसुला में फाउंड होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सॉइल है ये आप लोगों का वैली साइड में ज्यादा होता है, अपर स्लोप्स में ज्यादा होता है। ये जो सॉइल है ये काफी ज्यादा रिच होता है ह्यूमंस के लिए, बट पुअर के लिए पोटास
देखिए सबसे पहले ये जो सॉइल है ये आप लोगों का ह्यूमस के लिए रिच होता है, बट पोटास के लिए, आप लोगों का फास्फोरस के लिए, लीम के लिए काफी ज्यादा पुअर होता है। इसमें हम लोग टी उगा सकते हैं, कॉफी उगा सकते हैं। अब ये आप लोगों का सॉइल जो है ये आप लोगों का लेस फर्टाइल होता है और काफी ज्यादा एसिडिक होता है नेचर में। अब यहाँ पे ये जो आप लोगों का माउंटेन है ना, इसका जो ऊपर वाला भाग देखिएगा ये काफी ज्यादा लेस फर्टाइल होता है, लेकिन इसका नीचे वाला भाग देखिएगा ये काफी ज्यादा मोर फर्टाइल होता है। इसी कारण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई माउंटेन वाला जो ऊपर भाग होता है उसको क्या कहते हैं, लेस फर्टाइल, और नीचे वाला जो भाग होगा ये पोर्शन इसको हम मोर फर्टाइल कहेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, टी और कॉटन। उसके बाद एराइड सॉइल की बात करते हैं। एराइड सॉइल क्या होता है, ये आप लोगों का कहाँ पे रेनफॉल में ज्यादा देखने को मिलेगा। ये जो है आप लोगों का सॉइल रेड होता है और ये आप लोगों का सैंडी टेक्सचर का होता है। ठीक है, सलाइन नेचर का होता है और ये हाई टेम्परेचर सॉइल होता है। ठीक है, ह्यूमस के लिए, मॉइस्चर के लिए, और ये आप लोगों का लोअर लेयर होता है सॉइल का, और काफी ज्यादा ये आप लोगों का ऑक्यूपाई करता है, कंकर करता है इंक्रीजिंग कैल्शियम के लिए, कैल्शियम कंटेंट के लिए। ये फाउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा वेस्टर्न राजस्थान में। तो इस प्रकार का आप लोगों का कुछ क्रॉप है जो कि इंडिया लेवल पे प्रेजेंट है। इसको याद रखना, 1-2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है या 2-3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इरोजन कैसे होता है सॉइल का, और सॉइल का कंजर्वेशन कैसे होता है। सॉइल इरोजन यानी होता है कि द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब आप लोगों का सॉइल का सबसे ऊपर वाला भाग, जैसे कि इस प्रकार का हमारा सॉइल है, ये ऊपर वाला भाग जब आप लोगों का लॉस कर जाता है ना, तो उसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। उसके बाद फिर ये जो सॉइल इरोजन होता है ये काफी ज्यादा आप लोगों का लॉस हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी, इस कारण से आप लोगों का सॉइल इरोजन होता है। अब इसमें आप लोगों का 3 टाइप ऑफ सॉइल इरोजन होता है। जैसे कि पहला आप लोगों का कहीं पे बिलीव्स हो गया, जैसे कि इस प्रकार से हम पानी बहा रहे हैं, तो पानी बहा रहे हैं तो इधर से आ गया आप लोगों का एक रिवर टाइप का बन गया, तो इधर से जब आप लोगों का आ रहा है ना, तो काफी ज्यादा यहाँ पे सॉइल जो है उसका फर्टिलिटी लॉस हो जाता है, जिसके कारण से डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण से सॉइल में इरोजन देखने को मिलता है। उसी प्रकार से र्यूबिन्जियन देखने को मिलता है, जैसे कि चंबल रीजन में। फिर हम लोगों को शीट इरोजन देखने को मिलता है, जैसे कि कोई रूरल बैकग्राउंड से आते होंगे तो उनको पता होगा, जैसे कि आप धान की खेती देखते हैं तो कई लोगों के द्वारा पानी निकालने के लिए जो आरी जिसको कहते हैं उसको काट दिया जाता है, ठीक है, कोदार से। तो जो पानी निकलता है उससे आप लोगों का यहाँ पे देखने को मिलता है शीट वाला इरोजन। उसके बाद फिर हमको विंड इरोजन देखने को मिलता है, काफी ज्यादा यहाँ पे हवा चलता है, काफी ज्यादा धूल लगकर चलता है, जिसके कारण से सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाता है, लॉस कर देता है वो अपना सॉइल फर्टिलिटी, जिसके कारण से सॉइल इरोजन हमको देखने को मिलता है। इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। बट यहाँ पे कंजर्वेशन इसका कैसे करा जा सकता है, सॉइल कंजर्वेशन अगर देखें तो जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, पहले काउंटर कर सकते हैं। जैसे कि काउंटर कर सकते हैं प्लाइंग को, जैसे कि एक हमारा फसल है तो उसको ऐसे 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 करके हम क्या कर सकते हैं, फसल के रूप में थोड़ा थोड़ा भाग को छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपने गांव वगैरह में, आप अगर रूरल में या अर्बन में भी या म्यूनसिपैलिटी में भी जाते होंगे, कहीं रूरल में देखे होंगे कि आप लोगों को इस प्रकार का फसल देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों का टेरेक फार्मिंग होता है, पहाड़ पे आप लोगों का अलग अलग तरीके से रास्ता बना दिया जाता है, तो वहां पे क्या होगा, कोई भी हवा आएगा, कोई भी आप लोगों का आंधी तूफान आएगा तो वो सीधा चला जाएगा, या फिर कोई भी आप लोगों का पानी पहुंचाना होगा तो सीधा सीधा जाएगा। तो इस कारण से आपको देखने को मिलता है पहाड़ पे फसल हो तो ये आप लोगों का कंजर्वेशन है सॉइल का। उसी प्रकार से आप लोगों का स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा एक जगह फसल है, फिर एक जगह आप लोगों का छोड़ दिया गया है साइज। क्यों छोड़ा जाता है ऐसा, ऐसा थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाता है ताकि जो हवा है वो अच्छे तरीके से चला जाए। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे वाटर होगा वो अच्छे तरीके से देंगे, हवा जो है वो गुजर जाएगा अच्छे तरीके से, तो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो लॉस नहीं करेगा, फर्टिलिटी मेंटेन रहेगा, जिसके कारण से इरोजन को कन्वर्जेशन किया जा सकता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे बेल्ट देखते हैं, बेल्ट बना करके कंजर्वेशन कराया जाता है सॉइल का। वो का टॉपिक कंप्लीट होता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ये टोटल चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से। अगर आप लोग स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसका नोट्स टोटल आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे वहां पे भी आप यही लिख के आएंगे। लेकिन स्पेशली मैं जानता हूँ कि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं से भी पूछ दिया जाएगा। नोट्स में स्पेशली आप लोगों को बता दिया गया है क्या क्या पढ़ना है, नोट्स के थ्रू जाकर के आप इजीली उसको एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा जरूर। फिर मिलेंगे, जय हिंद।